गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया था। हाँ जी, लास्ट वहीं तक किया था ना हम लोगों ने। आप लोग आ रहे हो ना रेगुलर मॉर्निंग में कि नहीं आ रहे हो? सर आ रहे हैं मगर इसलिए बड़ा एक तरह से हमको छूट गया। संघ एवं उसका क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 5 था वो, संघ एवं उसका क्षेत्र। अभी चैप्टर जो है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ये वाली चीज़ें। हिंदी मीडियम में देखिए, सामने बुक ओपन रखिएगा, हाईलाइट करते हुए चलिएगा जो चीज़ें मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ, या फिर जैसे भी आप लोग याद रख पाए। ठीक है, नहीं तो वो वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा हाईलाइटेड पार्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन होगा तो कोई बुक वगैरह ऑर्डर करनी होगी तो बुक का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नागरिकता। नागरिकता यानी कोई भी किसी भी देश का नागरिक कैसे कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कोई भी इंसान किसी भी देश का, भारत की हो या दूसरे देश की बात हो, वहाँ की नागरिकता कैसे ले सकता है। और क्योंकि खास तौर पर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंडिया की नागरिकता कैसे ली जा सकती है और इंडिया की नागरिकता कैसे उनकी खारिज की जाएगी, उन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह, मैं पूरा रीडिंग कर दूंगा फिर आपको हाईलाइट कर दूंगा जो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सुनते हुए जाइएगा पूरा का पूरा। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। यानी अल्टीमेटली दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भारतीय और एक होते हैं विदेशी। भारतीय मतलब जब जिनके पास भारतीय आधार कार्ड, आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट है वो भारतीय है, और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं हो विदेशी है। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई इस तरीके से नागरिक की। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक वो हैं जो भारत राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब वोट देंगे, देश को संगठित रखने का कार्य करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। यहाँ के वही फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज उनको पालन करेंगे। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल यानी आम इंसानों वाले, राजनीतिक का मतलब होता है कि वोटर, चुनाव में वोट देने, इलेक्शन फाइट करने, इन सभी के अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरी ओर किसी विदेशी राज्य के नागरिक होते हैं, जो विदेशी होते हैं ना, किसी दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं, इसीलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि वोट दे पाए, जॉब, यहाँ पे राजनीतिक पदों पर उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो इनको नहीं मिल पाएंगी। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी में भी दो तरह के होंगे, विदेशी मित्र होंगे, विदेशी शत्रु होंगे। जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है अभी करंट में तो उसे बोलेंगे विदेशी शत्रु, और जिससे लड़ाई नहीं चल रही है वो विदेशी मित्र। और चाहे जिससे पहले लड़ाई चल रही थी और अभी लड़ाई खत्म हो चुकी है तो वो क्या कहलाएगा? विदेशी मित्र कहलाएगा। तो शत्रु कब तक? जब तक लड़ाई चल रही है, बस। आगे इसमें लिखा हुआ भी है, विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ये मार्क कर लीजिए। मित्र कौन? बाकी सारे देश मित्र। शत्रु कौन? जिनके साथ युद्ध चल रहा हो। और जिनके साथ युद्ध चल रहा होगा तो वहाँ के नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। क्योंकि अब लड़ाई तो चल ही रही है, हो सकता है वो हमारे देश की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे देश को पहुंचा रहा हो, अपने देश को पहुंचा रहा हो, इसीलिए उनको सारे के सारे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखना, किनको? भारतीय नागरिकों को। कौन कौन से अधिकार? विशेष अधिकार क्या है? ये पहला, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर ही दिया कि भारतीय नागरिकों को मिल रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं। विदेशियों को तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है कि अगर नागरिक होता है ओनली तो वो नागरिक यानी कहीं का भी नागरिक, लेकिन भारतीय नागरिक की बात की जा रही है तो भारतीय ही होना चाहिए। पहला है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर
विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी के भी साथ इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। लोक नियोजन यानी जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, तो इनको अभी ही पढ़ लेना है साथ के साथ ही कि अनुच्छेद 15 में क्या होता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन में समता का अधिकार। और लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 में क्या दिया हुआ है? अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है। 17, 18 दो हमारे बचते हैं। 19 पर आइए। बाक, अब बक लिखा हुआ है, बाक है मतलब बोलने का अधिकार, ठीक है ना। वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। सम्मेलन, ग्रुप बनाने, संघ, ठीक है, मतलब मिलना जुलना, ग्रुप बनाने, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। और ये अनुच्छेद कौन से में है? ये है अनुच्छेद 19 के अंदर। तो वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। 15 कर लिया, 16 कर लिया, 19, ठीक है ना। 15 में दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या दिया हुआ है? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। 16 में क्या दिया हुआ है? सुनते हुए जाइएगा मेरे साथ साथ ही, यहाँ पे ही चीजें याद हो जाएंगी अभी आपको। 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, सरकारी नौकरियों में समान दर्जा दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है 16 में। 19 में क्या है? बोलने की अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ, सम्मेलन, संचरण, निवास, व्यवसाय, इनकी स्वतंत्रता दी गई है। फिर 4 में क्या दिया हुआ है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 4 में क्या दिया हुआ है? संस्कृति एवं मतलब चौथे पार्ट में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में। देन लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। लोकसभा देश में होती है, राज्य विधानसभा हर एक राज्य में होती है। वहाँ पे चुनाव देने का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार होगा। चुनाव के अंदर मतदान का अधिकार होता है नागरिकों को। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। अगेन संसद और राज्य विधानमंडल वही चीज है। वोट भी कर सकते हैं, इलेक्शन भी फाइट कर सकते हैं। सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। यानी अगर योग्यता है तो कोई भी भारतीय नागरिक इन पदों पर आसीन हो सकता है, ये बात बोली गई है। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। कर्तव्य यानी वो जो हमने पढ़े थे मूल कर्तव्य। अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाली क्लास की हो अभी, तो कल रात को हमने मूल कर्तव्य पढ़े हैं और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग उन वीडियोस को देखिए जो भी अपलोड हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने अपने ग्रुप पर या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए, वो है ना। तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी किसी की मिस होती है तो वो वीडियो जाके देख लें। बाद के लिए मत रखना है ना, एंड में मत सोचना कि जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, तब नहीं देख पाओगे, है ना। इतना टाइम नहीं होगा, तब तक बहुत लाइन लग चुकी होगी वीडियोस की, तो तब नहीं हो पाएगा। अभी ही देखने हैं साथ के साथ। आगे देखिए, बोल रहा है कि उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा। तो ये क्या थे? कर्तव्य थे हमारे, जिसमें कर तो नहीं लेकिन राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा, एकता, अखंडता, ये सब कुछ। अगला है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। कोई पूछता है भारत में नागरिकता के नियमों में और अमेरिका के नागरिकता नियमों में क्या अंतर है, तो यहाँ पर यह है कि भारत में जो नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से
अगर कोई भारतीय नागरिक बनता है तब भी वो भारतीय नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म लेने वाले इंसान ही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भारतीय इंसान है वो बाद में अमेरिका चला जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो अमेरिका के में जाकर वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, क्योंकि वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है अमेरिका में सिर्फ अमेरिका का नागरिक ही क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि भारत में पॉसिबल है ना, भारत में कोई भी नागरिक इस पद पे आ सकता है अगर वो भारतीय नागरिकता ले लेता है तो। अगला है संवैधानिक उपबंध। संविधान क्या बोलता है इस बारे में? संविधान के भाग 2 में तो देखो, पहले भाग में हमने भारत संघ और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, दूसरे में हम नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, तीसरे में हम लोग मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर चौथे में दिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व, और 4A जो 4 का पार्ट होगा वहाँ पे दिए हुए होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य हमारे क्या क्या है। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस भाग में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड भाग में संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11 अनुच्छेद यानी आर्टिकल कुल मिला के 6 आर्टिकल हैं जिनमें भारत में नागरिकता के बारे में बताया गया है। 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। तो जो चीज़ मैं बस रीडिंग कर रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आपको भी बस रीडिंग कर लेनी है, याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा वो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आगे देखिए, अरे स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। देखो स्क्रीनशॉट क्या है ना, फ़ोन में ही रह जाएगा, उसे कभी नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि होगा क्या ना, एक ही क्लास के अंदर या फिर 10-15 क्लासों के अंदर इतने सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे ना, खुद ही को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करो और क्या ना करो। फिर एक चीज़ समझ में आती है, डिलीट मारो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि स्क्रीनशॉट उतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। हाँ, मैंने आप लोगों को लिंक भेजा हुआ। देखो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना यार, वो बात ठीक है, जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना। PDF दे दी, लेकिन PDF से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ना, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। क्योंकि या तो आपका सिस्टम होना चाहिए जिससे इतनी बड़ी स्क्रीन पर आप देख पाओ, मतलब लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो जिस पर आप पढ़ पाओ, है ना। तो वो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बाकी आपका मन है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। आगे देखिए, तो हमने देख लिया कि आर्टिकल जो हमने 2 देखे थे 5 से 11 के बीच में जो 6 आर्टिकल हैं भाग 2 में, उनमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और अब उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। पहली बात तो यह है कि किस समय की बात की जा रही है, 26 जनवरी 1950, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से नागरिकता भी लागू हो गई। तो उसी दिन से हमने काउंट करना स्टार्ट किया कि नागरिक कौन कौन होंगे। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें ना तो उनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। संसद को, किसको? संसद को। तो संसद को ही देगा अधिकार, क्योंकि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। जिस भी प्रकार के कानूनों की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी कानून बनाना होगा, वो सारे के सारे कानून कौन बनाएगा? संसद। संसद कानून बनाने का काम करता है, हमको मालूम ही है। फिर है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम होता है बनाए गए कानूनों का पालन करवाना, और फिर अगर उन कानूनों में उनके पालन कराने में किसी भी प्रकार का मतभेद, विरोध, विद्रोह या फिर कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम ये होगा कि किसी भी प्रकार के उत्पन्न हुए विरोध को सुलझाना, उसके लिए निर्णय देना। तो ये वाली बात तो नॉर्मल हो गई, संसद को अधिकार मिलता है। अब यहाँ देखो, इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। अब यहाँ पे ये देखिए कि नागरिकता कानून बन गया 1955 में, फिर इसमें संशोधन किए गए। संशोधन कितनी है?
1957 में किया गया, फिर 60 में, 85 में, 86 में, 92 में, 93 में, 2005 और 2015। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई संविधान के अंदर नागरिकता को लेकर कितनी बार संशोधन किए गए, ये बात पूछी जा सकती है आपसे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी नागरिकता को लेकर 8 बार संशोधन किया गया अभी तक। नागरिकता को लेकर साइड में लिख लो, भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता को लेकर अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 8 बार। ठीक है, 8 बार संशोधन किया जा चुका है, यानी 8 बार अलग अलग तरह के नियम या फिर नियमों में कुछ बढ़ोतरी या कमी की जा चुकी है। इसे हम लोग बोलते हैं संशोधन। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। यानी जिस दिन हमारे देश में कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन इन लोगों को यानी इन 4 तरह के लोगों को भारत के अंदर नागरिक मान लिया गया। कौन कौन से लोग हैं ये? तो देखिए, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं, अब देखो 3 में से कोई एक है ना, तीनों की जरूरत नहीं है, कोई भी एक शर्त पूरी कर देगा तो वो नागरिक है। क्या क्या शर्तें हैं? ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू करने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो ये बहुत सिंपल था। ये पहला तरीका था कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो पहली चीज़ जो सबसे आसान चीज़ थी कि अगर मान लीजिए कि किसी इंसान का जन्म ही भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल गई उसको, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन बच्चा ही बाहर पढ़ रहा हो, या फिर मान लो किसी काम से बाहर गया हो, तब भी वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। या फिर जैसे कि अभी संविधान लागू हुआ है 1950 में, कब में लागू हुआ है? 1950 में। तो वो उससे पहले 5 वर्ष यानी 1945 से रह रहा हो भारत में। अगर वो 1945 से भारत में रह रहा है तो भी उस इंसान को भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट कि कौन कौन से लोग भारतीय नागरिक होंगे। तो 3 तरह के लोग भारतीय नागरिक होंगे। खुद का जन्म भारत में हुआ हो, पापा मम्मी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, पूर्व यानी पहले से वो भारत में रह रहा हो लगातार, तो वो क्या बन जाएगा? भारतीय नागरिक। ये तो हो गया पहला प्रकार कि कैसे कैसे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। क्योंकि कई बार क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो पहले पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में पाकिस्तान से वापस आ गए, उन्हें लगा नहीं भारत ही सही जगह है। तो अब यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया हो, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी है। पहला जो तो भारत का ही हो, पाकिस्तान गया हो फिर लौट के आ गया हो, या तो इस प्रकार का बात की जा रही है, या फिर आप ये समझिए कि जो पाकिस्तान में ही रह रहा था लेकिन फिर भारत में आ गया। तो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे क्या बन रहा है कि जो पाकिस्तान में रह रहा हो और फिर भारत आ गया हो, तो उनमें वो लोग या तो खुद भारत में पैदा हुए हों या फिर उनके दादा दादी माता पिता अविभाजित भारत का मतलब ये होता है जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया पर, उस वाले एरिया में वो पैदा हुआ हो तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। अब आगे आगे थोड़ी डिस्प्यूट हुआ तो इसके लिए इन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवचन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत निवास, प्रवचन यानी वापस आने वाली, यहाँ पे निवास, भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा। चाहे तो 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में ही रह रहा हो तब भी बन सकता है भारतीय नागरिक, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आया हो, उस केस में भी भारतीय नागरिक बन सकता है। लेकिन उससे आगे के समय में 6 महीने तक या फिर उस आने के पहले जो वो डेट जो डिसाइड की गई उससे पहले 6 महीने तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। और फिर ये भी है उसे शपथ लेनी पड़ेगी, भाई भारत को तोड़ने वोड़ने की बात तो नहीं करोगे, वो अलग फॉर्मेट है, फॉर्म में लिखा रहता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि कैसे पंजीकृत हो सकते हैं, और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 6 में। तीसरी तरह देखिए, तीसरा कौन लोग बन सकते हैं भारतीय नागरिक।
एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो। तो ये वो चीज़ है कि पहले तो भारत से पाकिस्तान गया, फिर वापस पाकिस्तान से भारत लौट के आ गया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो वही चीज़ें पुरानी वाली अभी हमने जो ऊपर पढ़ा कि भाई ठीक है कभी भी आओ, लेकिन नागरिकता के लिए अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद 6 महीने तक यहाँ पर आपको लगातार रहना पड़ेगा, और जो लोग रहेंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हो गया तीसरा प्रकार। चौथा देखो, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। दोबारा मार्क कर लो इस चीज को कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, अविभाजित भारत मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले, लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि ये भारत के नागरिकता ग्रहण कर सकें। अब मान लो कि कोई इंसान से माता पिता तो यहीं पैदा हुए, लेकिन वो रह चला गया है बाहर, तो अब ये बोलना बाहर इन द सेंस दूसरे देश में चला गया है, तो अब उसके लिए बात की जा रही है कि क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो देखो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, अगर उसके दोनों ही माता पिता भारतीय हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो भी भारतीय नागरिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात भी है कि कहीं ऐसा ना हो वो पहले से कहीं की नागरिकता लेके बैठा हो। अगर वो पहले से ही किसी दूसरे राज्य की नागरिकता लेके बैठा हुआ है तो हमारे देश में डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं है का मतलब ये होता है कि अगर आपने भारतीय नागरिकता ले ली है तो आपके पास दूसरी नागरिकता नहीं होनी चाहिए किसी भी और देश की। हमारे यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता है। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये 4 पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे चारों में किसी को? नहीं सर। समझ में आ गए हैं सभी को? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? जी सर। जागे रहिएगा, सो मत जाना सुबह सुबह। आगे देखो, कुल मिलाकर मैं पूरा का पूरा पढ़ रहा हूँ, आपको सबको समझ में आ जाएगा, बस आपको सुनते रहना है ना, जागते हुए सुनते रहना है, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। क्योंकि मैं खुद ही एक बार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक बार हिंदी पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी यहाँ पे पूरा पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा, तो याद हो जाएंगी आपको चीजें, बस आप लोग जुड़े रहो। आगे देखो, कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं, मतलब ये बताती है कि नागरिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला वही है जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, फिर व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो, या फिर पहले व्यक्ति पाकिस्तान गया फिर वापस आ गया हो। अगली बात करता है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। भारतीय मूल जैसे कि अभी ब्रिटेन की बात की जा रही है कि ब्रिटेन में जल्द ही जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो फाइट कर रहा है एक पर्सन, वो भारतीय मूल का है। भारतीय मूल से हम लोग क्या समझते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसके पापा मम्मी, दादा दादी या नाना नानी इनमें से कोई भी भारत का नागरिक हो तो उसे हम भारतीय मूल बोल देते हैं। जैसे कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला थी, तो ऐसे ही भारतीय मूल मतलब जिनमें से किसी के भी 4 फादर्स भारत में रहते हो, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, भारतीय नागरिक बोल सकते हैं कि वो बन सकता है। अगला है नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है, यानी नागरिकता का और क्या क्या प्रकार हो सकता है और किस तरीके से प्रावधान है वो देखते हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो ये बात तो मैंने बताई दी आपको अभी कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली हुई है तो वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी प्रावधान का निर्माण करे। ठीक है, अनुच्छेद 80 कहने का मतलब ये है कि संसद भारतीय नागरिकों के लिए या फिर किस किस को भारतीय नागरिक माना जाए इसके लिए प्रावधान कर सकता है। किसी के लिए प्रावधान यानी नियम बना सकता है, नागरिकता के लिए या फिर कौन से लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, इन दोनों चीज़ों के लिए। फिर अगला है तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सके। तो ये भी हमने बात जानते हैं कि विधि बनाने का काम यानी नियम बनाने का काम कौन करेगा,
संसद करेगा। तो जितने भी नियम बनाने का काम है वो कौन ने किए हुए हैं? संसद ने किए हुए हैं। तो यहाँ नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति, या फिर कौन किस तरीके से नागरिकता से वंचित रह जाएगा या नागरिकता नहीं मिलेगी, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगला है नागरिकता संबंधी अधिनियम, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। तो जैसे कि हमने देखा कि नागरिकता के में कई बार संशोधन किया गया, यानी 8 बार, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1955 के बाद 8 बार नागरिकता के कानूनों में संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है, यानी कैसे नागरिकता ली जा सकती है। अर्जन यानी नागरिकता लेना, और समाप्ति, मान लीजिए कि किसी की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है। और ये संशोधन कौन कौन से हैं, तो एक बार हम लोग ईयर देख लेते हैं कि कब कब संशोधित किया गया है। तो पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, फिर निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960, तो 57 फिर 60, यानी पहले 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद उसमें संशोधन किया गया। फिर 15 साल के बाद, 25 सालों के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। फिर उसके अगले ही साल नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। फिर 6 सालों के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। फिर 2003, 2005, 2015। तो आप जैसे भी याद कर सकते हो इसको, कि जैसे कि 1955 में आया, फिर 57 में, 57 के बाद 3 साल बाद 60 में, 60 के बाद फिर 25 साल 85 में, 85 के बाद 86, 86 के बाद 92, 92 के बाद 2003, 2005, फिर 15। तो जैसे भी आपको ये याद हो पाए, याद करना है, लेकिन है ना, पॉलिटी के अंदर हर चीज़ याद करनी होगी आपको। पहले समझ लो थोड़ा थोड़ा और फिर याद कर लो उसको। दोबारा बोलता हूँ, देखो कैसे याद करना है। अभी तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन तब भी सोचो, बस आंख बंद करो और सुनो मेरी बात, कि 1955 में तो नियम बना, फिर 2 साल के बाद पहली बार संशोधन किया, तो 1955 में बना, तो 2 साल 57 हो गया। 57 के बाद फिर मैंने बोला 3 सालों के बाद उसमें परिवर्तन किया गया, तो 1960। फिर मैंने बोला 25 सालों के बाद, यानी 1960 का 25 साल 1985। तो 85 के बाद डायरेक्टली 1 साल के बाद ही 86। फिर 86 के बाद 2000। बस यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। 86 तो सोचो कि यार एकदम से 2000 तो आएगा नहीं, तो 86 के बाद क्या हुआ? 1992, 6 सालों के बाद। और 1992 के बाद 2003, 11 सालों के बाद फिर 2005 और फिर 2015। अब इसको 1-2 बार आप खुद ही पढ़िएगा, ऐसे तरीके से आपको भी याद हो जाएगा कि कितनी बार कौन कौन सी सन में परिवर्तन किए गए। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त किया गया। यानी वो राष्ट्रमंडल नागरिकता है ना। हमने एक बार ध्यान दिया हो, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमने बोला था कि हम संप्रभु हैं, और राष्ट्रमंडल की हम नागरिकता अगर ले भी रहे हैं तो वो हमारी खुद का निर्णय है। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि नागरिकता ली गई थी कौन सी वाली? राष्ट्रमंडल वाली, और फिर उसको हमने निरस्त भी कर दिया था 2003 में। तो सोचने वाली बात यह है कि लिया गया उनका फिर नागरिकता, और फिर उसको हमने निरस्त किया 2003 के अंदर। आगे देखिए, नागरिकता के अर्जन, नागरिकता को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंसान को अगर भारत का नागरिक बनना है तो नागरिकता के अर्जन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, यानी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या क्या संभव हैं। तो इसमें देखो, पहला, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। तो देखो, इससे पहले 8 संशोधन पहले वो रखे हैं और 5 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, किन किन 5 तरीकों से वो बन सकता है भारत का नागरिक। तो उनको लिखा हुआ है पहले, जन्म के आधार पर वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। तो 1 हो गया वंश, 2, 3, 4 एवं 5। ठीक है, 5 आधारों पर हो गया। इनको आप याद रखना, जन्म वंश के अनुसार, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, या फिर क्षेत्र, किसी हमने इलाके को भारत में मिला लिया, तब भी वहाँ के लोग क्या माने जाएंगे? भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अब एक करके पढ़ लेते हैं। जन्म से, तो भारत में 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा।
अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, क्या बोल रहे हैं, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति। तो एक ये डेटें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये क्या माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि भाई भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अभी 1 जुलाई कौन सी डेट है, तो यहाँ पे देखो, अगर गौर से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक तो बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद, दूसरा बोल रहा है 1 जुलाई 1947 से पहले। तो कुछ बात इस तरीके से समझो आप कि यार 1 जुलाई 1947 से पहले वाले लोग भारत का नागरिक बन जाएंगे और 26 जनवरी 1950 के बाद वाले, तो यार ये इन बिटवीन में जो जगह बच गई ना, वो नागरिक कैसे बनेंगे, मतलब 1947 से लेकर 1950 वो नागरिक कैसे बनेंगे। तो उनके लिए दिया हुआ है नीचे, देखिए बात में आगे कि 1 जुलाई 1947 से पहले की बात कर रहा है और 26 जनवरी 1950 के बाद की कर रहा है। तो जो बीच में बच गया यानी 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950, इसके बीच में जो लोग भारत में नागरिकता लेना चाह रहे होंगे या फिर नागरिकता बनना चाह रहे होंगे, तो वो कैसे बनेंगे। तो बोलना चाह रहे हैं कि भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और ध्यान ही रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि भारत का नागरिक हो, इसका मतलब ये होता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट से हम लोग क्या समझते हैं कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, ऐसा नहीं कि बिना पासपोर्ट भारत में आ गया हो। अब आगे देखो, तो हमने क्या देखा कि 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई बॉर्न हुआ है भारत में तो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई बॉर्न हुआ है तो बन जाएगा, और 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में कोई है तो व्यक्ति तभी भारत का नागरिक बन पाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, क्योंकि जन्म लेते ही तो नागरिकता बनती नहीं है ना। तो जन्म के समय की बात की जा रही है कि उस समय यदि भारत में उसके माता पिता रहते हो और भारत के नागरिक हो तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। पहला नियम ये हो रहा है। इसमें आगे देखिए, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो। माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक होगा, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये बात मार्क कर लीजिएगा। हालांकि ये ऊपर वाली चीज को ही बोलना चाह रहा है, बस डेट यहाँ पे चेंज हो गई है। ऊपर हमने जो बात करी थी वो थी 1 जुलाई 1947 और यहाँ पे जो डेट दी गई है वो दी गई है 3 दिसंबर 2004। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति यानी कोई बच्चा ही मान लो, जन्म तो बच्चा लेता है, तो मतलब ऐसे समझो यहाँ पे आप कि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, अब वो कब भारत में बॉर्न हो रहा है, किस समय के बाद, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद बॉर्न हो रहा है। तो उस केस में वो तभी भारत का नागरिक बन पाएगा जब उसके माता पिता में से एक या दोनों हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दोनों में से एक भी है भारत का नागरिक और वो मतलब इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी तरीके से आया हो भारत के अंदर, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये तो हो गया पहला, जन्म लेने के आधार पर। यहाँ पे ध्यान रखना, हर बार कोई ना कोई जन्म ले रहा है, उसी को नागरिकता मिल रही है। तो जन्म लेने वाले इंसान को नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी उसकी बात हमने कर ली है। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब वही कि उसका पीढ़ी, पहले वाले पूर्वज कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। तो वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हो या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि पहली बात तो 26 जनवरी 1950 के बाद बॉर्न हुआ हो, दूसरी बात 10 दिसंबर 1992 से पूर्व हुआ हो, यानी 1950 से 1992, 40-42 साल, 42 साल की बात कर दी इन्होंने कि इन 42 सालों में किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है तो नागरिक था ही था। लेकिन अगर बाहर जन्म हुआ है, भारत के बाहर जन्म हुआ है, तो वंश के आधार पर वो नागरिक बन सकता है। अब वंश के आधार पर कैसे कि वही उसके माता पिता में से कोई तो भारत का नागरिक हो। तो बोलना चाह रहा है कि यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो।
अभी इसमें खास तौर पे पिता के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आगे इसमें और भी चीज़ें तरीके से है कि भाई कैसे भारत का नागरिक बनना है। तो देखिए यहाँ पे आगे कि यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आगे बात भारत की, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। कब की बात की जा रही है? 10 दिसंबर 1992। पहले तो बात कर लिया हम लोगों ने कि 1950 से 1992 तक के बीच में, और अब हम बात कर रहे हैं 1992 के बाद। 1992 के बाद नहीं, कभी भी 1992 के बाद हो रहा है तो उस केस में वो भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसके के माता पिता भारतीय नागरिक हो और वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। आगे देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक नहीं हो सकता। कैसे? यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसका जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। यानी बॉर्न हुआ तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर मान लो कि सिंपल से बॉर्न हो गया, दूसरी कंट्री में ही रहता है, तो वो किसी भी कंट्री की नागरिकता ले सकता है। तो इस केस में यहाँ पे ये जरूरी है कि वो भारत को लिखित में दे कि हाँ हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तभी भारत का नागरिक उसे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ, यानी वही 3 दिसंबर 2004 के बाद एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड की गई है, अगर तब भी कोई पंजीकरण नहीं होता है तो इस प्रकार के बच्चों का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशा के शपथ देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। मतलब कहने वाली बात ये हुई कि मान लीजिए या तो 3 दिसंबर 2004 तक हो या उसके बाद कोई हो, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग भारतीय नागरिक बन सकते हैं अगर किसी के माता पिता एनआरआई हैं, बाहर ही रहते हैं, और उनके बच्चे को लग रहा है, फिर उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो उस केस में वो अगर चाहते हैं भारतीय नागरिकता लेने का तो उनके लिए उन्हें पंजीकृत कराना पड़ेगा अपने आप को, यानी फॉर्म भरना पड़ेगा एक। और फिर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, अगर इंसान सही है, कोई भी उसमें खराबी नहीं है, तो भारत की नागरिकता उसको आसानी से मिल जाएगी। अगला है पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम बोल ही चुके भैया, पहले हमारे देश में सिंपल सा प्रावधान क्या है, एकल नागरिकता का। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो दूसरी नहीं ले सकते हो, दूसरी ले ली तो भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी आपको। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, यानी उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर नागरिकता जो है वो सिर्फ आप एक ही रख सकते हो, 2 नागरिकता नहीं हो सकती है। जब तक कि वह अन्य देश का नागरिक, अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने की 6 माह के अंदर नहीं कर देता है, यानी उसे एक फिक्स टाइम तक अपनी नागरिकता को, जो दूसरे देश की नागरिकता है, वो छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हैं, मतलब जिस भी देश के वो सिटीजन थे, तो भारतीय नागरिक बने रहेंगे। और अगर मान लो उन्होंने वो नागरिकता नहीं छोड़ी तो भारतीय नागरिकता क्या होगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्या ये प्रवचन समझ में आ पा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहानी चल रही है, कंप्यूटर बोल रहा है? नहीं सर। है ना? सुन रहे हो ना आंख खोलकर? नींद भी नहीं आए तो पानी पीते रहना बीच में, है ना? मैं टाइम दे दूंगा, बता देना कि पानी गर्म करके लेके आना है, पीना है, पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा है। तो ये हो गया, ये था दूसरा तरीका जब किसी इंसान को नागरिकता मिल सकती थी। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। अब थोड़ा सा चूक गया, हाँ, नींद लग गई, ये तो घोर अपराध भी है और पाप भी है कि पढ़ाई करते करते नींद लग गई। वीडियो में देखना आज, ठीक है? रात तक डल जाएगा वीडियो। नहीं सर, मैं थोड़ा सा 6 बजे उठी थी, अलार्म लगाया था तो उसके बाद फिर से सो गई। आपने 7 बजे की क्लास का मेरे को लोगों ने मैसेज किया इस चक्कर में, तो मैंने 7 बजे की क्लास रखी, अब 7 बजे भी सो गए। ये तो गलत है। जगो, सुबह उठने की कोशिश करा करो, ठीक है ना? कोई नहीं, जो छूट गया है एक बार देखना, वीडियो में पढ़ना, फिर समझ में नहीं आता फिर पूछना मेरे से, ठीक है? तो तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। वीडियो इसलिए डाल रहे हैं ना, वीडियो से समझ में आ जाएगी आपको कहानी। सेम टू सेम चीजें हैं, आपको मालूम ही है, यही चीज वीडियो में जाएगी अभी, है ना? तो जो भी चीज पढ़ गए, भूल गए हो, आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना उसको।
केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त कर होने पर किसी व्यक्ति को, अब ध्यान रखना कि व्यक्ति जब भी बोल रहे हैं तो उस केस में वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध मतलब इलीगल प्रवासी यानी माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट यानी हमारी कंट्री में आने वाला इंसान। इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास कहीं ना कहीं का पासपोर्ट हो, वो तरीके से भारत आया हो। तो किसी भी लीगल पर्सन को भारत की नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित में श्रेणियों में से किसी से संबद्ध हो। यानी देखो किसी से यानी कोई भी एक ही हो जाए तब भी उसे भारत नागरिक बना सकते हैं। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय मूल यानी पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी भारत का नागरिक रहे हो पहले और अब ये भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसने जो अप्लाई किया है ना, फॉर्म भरा है कि मेरे को नागरिक बनना है, तो इसको पहले बताना पड़ेगा कि वो लगभग 7 सालों से यहीं रह रहा है। ठीक है, आवेदन करने से ठीक पूर्व। दूसरा है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश से में अन्यत्र रह रहा हो, यानी भारत में ना रह रहा हो, कहीं बाहर रह रहा है किसी दूसरी कंट्री में, लेकिन वो क्या है, भारतीय मूल का है, तो ऐसे इंसान को भी नागरिकता मिल जाएगी। तो पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय मूल वालों की, तो 2 हमने बात कर ली भारतीय मूल वालों की, इनको तो नागरिकता मिल ही जाएगी। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, यानी किसी, देखो दोनों के लिए इम्प्लीमेंटेड है ये, लड़का लड़की दोनों के लिए, कि वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसने किसी भारतीय पर्सन से मैरिज कर ली हो। अब मैरिज करने के बाद ऐसा नहीं कि बस मैरिज से ही काम चल जाएगा, मैरिज करने के बाद ये बात बोली जा रही है कि 7 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह भी रहा हो। जब उसने अप्लाई किया ना कि भारत का नागरिक बनना है, उससे पहले 7 सालों से, तो उससे पहले 7 सालों से अगर वो भारत का नागरिक है तो नागरिकता उसे मिल सकती है। अगला है भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी जो इंडियन सिटीजन हैं उनके बच्चे अगर चाहें तो नागरिकता ले सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है नाबालिग यानी 18 से कम वाले। हालांकि 18 बड़े होने के बाद भी वो लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी जब वो नाबालिग हैं तब भी उनको ये अधिकार मिलता है कि वो भारत की नागरिकता ले लें। अब भारत की नागरिकता लेने से मतलब ये होता है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा, क्योंकि देखो वोट तो भी दे नहीं सकते, 18 के हुए नहीं है, तो वोटर ID कार्ड बनेगी नहीं, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ माना नहीं जाता है, तो क्या बच गया, पासपोर्ट। ठीक है, कि उनके पास क्या होगा, भारत का पासपोर्ट होगा। अगला देखो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो ऐसा व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकता है। मतलब पूरी आयु यानी 18 प्लस उम्र का हो, भारत, उसके माता पिता भी भारत के नागरिक हो, या फिर कभी रहे हो, बस क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो तथा उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से भारत में रह रहा हो। ऊपर हमने पढ़ा था 7 साल। ठीक है, फिर अभी क्या है, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, पूरी आयु का भी है और वो खुद मान लो बाहर रहता है कोई इंसान, तो अगर उसे नागरिकता चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल का प्रावधान है कि उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः भारत में निवास कर रहा हो। यानी कुल मिला के बात यह है कि कोई व्यक्ति है, भारत में निवास कर रहा है और पंजीकरण के द्वारा फॉर्म भर के वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बस ये होगा कि 1 साल तक वो भारत में रह रहा हो लगातार, जिस टाइम उसने आवेदन किया है उस टाइम। अब ये 1 साल रह रहा था कि नहीं रह रहा था कैसे मालूम पड़ेंगे, तो वही चीज़ें इंक्वायरी की जाएगी वही इंसान के बारे में कि जो नागरिकता लेना चाहता है तो किस प्रकार से, क्या वो कैपेबल है कि नहीं है, झूठा तो नहीं है, बाहर का तो नहीं है, तो वो चेक करते हैं कि पिछले 6 महीनों से, 12 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से, कितने सालों से, हर किसी के लिए अलग क्राइटेरिया होगा कि कितने दिनों से वो यहाँ रह रहा है। और इस केस में यहाँ पे कितना है, 12 महीने। 12 महीने मतलब 1 साल। आगे देखिए, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं
15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र के निवासी हो, यानी जैसे हमने देखा राज्यों के अंदर कि हमने त्रावणकोर को भी मिलाया, हमने जूनागढ़ को मिलाया, फिर हैदराबाद को मिलाया और कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी हैं जिनको मर्ज किया गया। तो वो अगर इनमें से कहीं पर भी बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। यानी अगर छोटी मोटी बात बताएं सीधे सीधे तो कोई भी इंसान भारत का नागरिक बन सकता है, बस वो फॉर्म भर के देते कि हाँ भैया मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, भारत में रहता हूँ, ठीक है, और भारत में ही रहूँगा, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रूप से। तो देखिए इसमें अब ये वही है जो फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए दिया हुआ है फॉर्मेट कि मैं अमुक अपना नाम लिखूंगा कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के संविधान का पालन करूंगा, उसके लिए, है ना, ये सब कुछ चीजें ये आप लोगों के पास थोड़ा सा पढ़िएगा कि किस तरीके से दिया हुआ होता है, कि किस तरीके से उसको पालन वालन की बातें की जाती है। वही है जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना राष्ट्रपति के लिए कि हम वो भारत के अखंडता, एकता, संप्रभुता को बना के रखेगा, अक्षुण्ण रखेगा, वो सब कुछ बातें इसमें लिखी हुई होती हैं कि किसी तरीके से भारत से विड्रॉ नहीं करना है, भेदभाव, भारत की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे नहीं पहुंचानी है, वो सब कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अगला देखिए क्या बोलना चाह रहा है, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कोई भी इंसान भारत का नागरिक किस तरीके से बनेगा। तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी जो अवैध प्रवासी नहीं है प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। निम्नलिखित में से कोई सी भी एक, सारी की सारी रखने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी एक। पहला, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हो, यानी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि भाई भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिक इन लोगों को नहीं बना सकता। अगर पहले से ही लिखा हुआ है ऐसा तो नहीं बनेगा वो, पहली बात। दूसरा, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यानी बोल रहा है कि भाई अभी तो मैं कनाडा का नागरिक हूँ, लेकिन अगर मान लो भारत ने मेरे को नागरिकता दे दी तो मैं अपनी पुरानी वाली नागरिकता छोड़ दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है, उसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि मैं दूसरे की नागरिकता छोड़ दूंगा। तो जो अपनी मर्जी से ही बोल देते कि हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए, दूसरी जगह की नहीं चाहिए, तो वो तो सीधी सी बात है, नागरिकता मिल जाएगी उसको। अगला, यदि भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा सा कोई और एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह से भारत में रहना चाहिए, यानी 1 साल। वही है कि अभी अप्लाई किया तो अप्लाई करने के 1 साल से वो भारत में रह रहा हो। यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य, यानी कुछ दिनों तो सेवा में रहा हो, कुछ दिनों तो भारत में रहा हो, तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के 11 वर्ष तक उन्हें भारत में वो रह ही रहा हो। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी 2 महीने पहले आया और वो बोल रहा है कि भारत की नागरिकता चाहिए, नहीं, कम से कम हम इसको 11 वर्ष तक के लिए भारत में रहना चाहिए। अब वो लगातार हो सकता है, टुकड़े टुकड़े में हो सकता है, यानी कुछ दिन यहाँ रहा, फिर चला गया दूसरे देश, फिर आया, फिर चला गया, इस तरीके से भी हो सकता है। अब कुछ मोरल चीज़ें, जैसे उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह कोई ना कोई एक भाषा जानता हो जो भारत में बोली जाती हो। मालूम पड़ा इंडियन बन गया, उसे भाषा ही नहीं आती है, तो गवर्नमेंट ही बोलती है भाई ऐसे इंसान को बनाएंगे तो भाषा यहाँ की आती हो। और ऐसा हमारे देश में ही नहीं है, हर देश में है कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी भाषा आनी चाहिए। अगला है कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों या निकाय में प्रवेश उसे जारी रखे। मतलब अल्टीमेटली कहने वाली बात यह है कि अगर वो भारत की किसी भी चीज़ से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है तो वो उसको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नागरिकता मिली और बस टाटा बाय बाय, वो सब कुछ नहीं हो। आगे बोल रहा है कि हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों में एक या सभी पर दावा हटा सकते हैं, यानी हो सकता है कि किसी इंसान के लिए कोई सी भी शर्त ना हो, बस वो नागरिक बन जाए, या फिर किसी के लिए एक्स्ट्रा नियम भी बना सकते हैं,
यदि व्यक्ति की विशेष कब करेंगे कि कोई भी नियम नहीं माना जाएगा, यदि वो व्यक्ति, ये मार्क कर लेना कि किसी भी इंसान को किस आधारों पर बिना किसी मतलब कुछ भी किया हो नहीं किया हो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। वो कौन होंगे? यदि वह विशेष सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो। मार्क कर लो, अगर कोई व्यक्ति इसमें से किसी भी एक फील्ड से बिलोंग करता है, तो जैसे कि विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव उन्नति, इनमें से किसी भी एक में वो है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसा करने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, बाकी और कोई कंडीशन उसके लिए नहीं, यानी 12 महीने, 7 साल, 10 साल, 12 साल, वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगला है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारत की नागरिकता। अगर मान लीजिए कोई एरिया या कोई क्षेत्र पहले भारत से बाहर था और वो भारत में मिल गया, तो जब कोई क्षेत्र भारत में मिल जाएगा तो उसके जो नागरिक वहाँ रह रहे थे वो भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो उसे बोलते हैं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारत की नागरिकता। कौन कौन से एरिया मिलाए गए? तो देखिए, किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होंगे। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। ठीक है, कुल मिला के ये वाली बात है कि जो क्षेत्र भारत में पहले नहीं था, अभी भारत में है, जब उसको मिलाया गया तो वहाँ के नागरिक भी भारत के नागरिक बन जाते हैं, और इसे वो बोलते हैं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। समाविष्टि मतलब मिलाना, समाविष्टि का मतलब क्या है? मिलाना, कि अपने में हमने मिला लिया किसी एरिया को, जिसको मिलाया वो हमारा क्या माना जाएगा? वहाँ के लोग सारे के सारे भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगला है असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है। यानी असम की बात की जा रही है, स्पेशल तौर से असम की। और जब अभी एनआरसी वगैरह आए थे तब भी असम के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि असम थोड़ा सा वैसा माना जाता है कि वहाँ पे दूसरे तरह के लोग भी हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो देखिए। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए हों और जो अपने प्रवेश के बाद से ही भारत में साधारणतः रह रहे हों, यानी डेट क्या है? 1 जनवरी 1966, तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले। दूसरा, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो जनवरी 1, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया हो और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी हो, जिसे विदेशी रूप से पहचाना गया है और स्वयं को निबंधित करता, निबंधित वो बोलता है कि भैया मैं इंडिया में ही रहूँगा, ठीक है, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जा सकता है। तो 2 डेटें हो गई, एक तो 25 मार्च 1971, एक हो गई 1 जनवरी 1966। तो ये लोग क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे, बस मत देने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। असम वाले लोगों के लिए बात की जा रही है। तो ये तो हो गई नागरिकता कैसे कैसे मिलती है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, समाप्त कैसे हो जाएगी। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस इसमें बता दूंगा कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। यानी स्वेच्छा से कोई ने त्याग दी, उसने बोला कि भैया नहीं, अब जरूरत ही नहीं है मेरे को भारत की नागरिकता की, या तो उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है या फिर उसका मन कर रहा है कि उसे कोई भी नागरिकता नहीं चाहिए। जैसे कल को आप किसी भी देश में चले जाओ, आपकी नौकरी लग जाए, 5 साल वहाँ पे रहो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार अब तो भारत का नागरिक बनने की फायदा ही नहीं है, तो वो उसे हम लोग बोलते हैं कि स्वेच्छा से त्याग देना। बर्खास्तगी के द्वारा मतलब किसी इंसान ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि जो जब किसी देश से लड़ाई बड़ाई चल रही हो तो उसने उसकी हेल्प कर दी हो, तो उनकी नागरिकता समाप्ति की जा सकती है। बस ये ध्यान रखना, ये सिर्फ तब होगा जब उस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, सिर्फ तब ये वाली नागरिकता खत्म हो सकती है उसकी हेल्प करने पर। अगला है वंचित करने के द्वारा। वंचित यानी उसने जब नागरिकता प्राप्त, देखो अब ये जन्म के आधार वाले पे काउंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिली उसे वंचित नहीं कर सकते आप। वंचित उसे कर सकते हैं इसमें पंजीकरण से कोई और तरीके से भारत का नागरिक बना हो। तो अब वो कैसे कर सकते हैं उसे वंचित की? भाई उसने या तो सकता है फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हो,
फर्जी तरीका फॉलो किया हो, हमारे संविधान के प्रति वो जो आदर भाव है वो नहीं किया हो, शत्रु देश की फायदा पहुंचाया हो, ठीक है, या फिर जो उसमें बोला गया ना 5 वर्ष तक रहना होगा वो रहा ही नहीं, ठीक है, बाहर रह रहा हो 7 वर्षों से, तो इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा नागरिकता कैसे मिलती है, पहली चीज। दूसरा, नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है किसी भी इंसान की, 2 बातें। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सर जी सर। अगली चीज है, हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी हमारे देश के अंदर, इन भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई जाती है। दोहरी नागरिकता मतलब ये होती है कि राज्य की भी नागरिकता होना और देश की नागरिकता भी होना। तो हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक होगा, राज्यों का नहीं। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश की नागरिकता भी होती है, उसके राज्य की नागरिकता भी होती है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता मतलब राज्य की भी नागरिकता होगी और देश की नागरिकता भी होगी। जबकि हमारे यहाँ पे भारत में राज्य की नागरिकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता उसके पास होती है। यानी हर कोई भारतीय नागरिक है, ना कि किसी स्टेट का। तो अब क्योंकि इसमें फायदा क्या होता है कि किसी के भी साथ स्टेट के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका में ऐसा हो सकता है क्योंकि वो पहले स्टेट का नागरिक है फिर देश का नागरिक है। तो भारत में से दिक्कतें ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ पे ये किया गया था कि किसी को भी अगर नागरिकता दी जाएगी तो वो एक ही है, देश की नागरिकता मिलेगी, राज्यों की नहीं। तो बोल रहा है भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं भी और निवास कहीं भी हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था के कुछ अपवाद भी हैं, यानी किन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, वो भेदभाव के तरीके कौन कौन से सकते हैं। तो पहला देखिए, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले कुछ लोगों को कुछ नौकरियों और नियुक्तियों में सुविधा मिले। तो ये तो हमने देख भी लिया है, पहले भी हम लोग जानते थे कि संसद अगर चाहे तो किन ही राज्य के लोगों को फायदा पहुंचा सकती है या फिर उनके लिए नागरिकता नियमों को आसान कर सकती है। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है, मतलब कोई भी नियम कानून के तहत। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया है। भारत सरकार को अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर यानी नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। यानी कहने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में अगर किसी को इस तरह की नौकरियां चाहिए जो नॉन गेजेटेड हैं, तो वहाँ पे उन्हें उस राज्य का नागरिक होना ही जरूरी है। यानी दूसरे राज्य के नागरिक नॉन गेजेटेड पोस्ट पर नौकरी नहीं कर पाएंगे या फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी। ये कुछ स्टेट के लिए है। जैसा कि अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी अभी की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही ऐसा है कि वहाँ पे जो नॉन गेजेटेड जॉब्स हैं वहाँ पर उन्हीं राज्य के लोगों को नौकरी मिलती है। अगला है कि संविधान 15 के अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी किसी भी के भी साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कौन सा? ये 5 दिए हुए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। और इसी प्रकार इनके आधार पर भी नौकरी वोकरी देने से भी कोई किसी को नहीं रोक सकता है। इसीलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा किसी भी इंसान के साथ साथ। फिर है निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता। तो ये तो हम लोग जानते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है भाई, कहीं पे भी घूमो फिरो कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ बोल सकते हैं कि अवरोध हैं, रुकावटें हैं या फिर कुछ प्रतिबंध हैं। वो प्रतिबंध क्या है कि घूमने फिरने का राइट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में जाकर हम लोग वहाँ पे रहने लग जाएं, बिल्डिंग बनाने लग जाए। तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियम अलग से हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी नियम अलग से, वहाँ पे प्रतिबंध होता है, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि जनजातियों का अपना अलग कल्चर होता है, अपना अलग रहन सहन तरीके होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए पहले अलग प्रावधान किए गए थे, हालांकि अभी तो ये हट चुके हैं, लेकिन बुक थोड़ी सी पुरानी है इसलिए लिखा हुआ है। यानी पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो कि उसको अभी जो 370 नहीं हटाया गया था तब तक, जम्मू कश्मीर मामले में भी राज्य विधानमंडल को शक्तियाँ दी गई थी कि वे स्थायी निवासियों के लिए अलग से रोजगार की सुविधाएं दे, और इसी तरह की कुछ और भी चीज़ें थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त थी। लेकिन अभी भारत में ऐसा हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो ये बोल रहा है कि देखो, भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता को बंद करता है, कुछ मामलों को छोड़ दें तो बाकी सभी में ये भाईचारे, मेल जोल आदि को बढ़ावा देता है, और सांप्रदायिकता को यानी धर्म के आधार पर विभेद को अनुत्साहित करता है, यानी प्रोत्साहित नहीं करता है। और इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि इस तरह की नागरिकता हो कि सभी लोग मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा करें और किसी भी प्रकार का भेदभाव, लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। ठीक है, तो बस यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेश भारतीय नागरिकता, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कुछ लोगों का ऑफिस होगा मे बी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पढ़ लेना, वीडियो इसका देख लेना जहाँ पर भी जिसको समझ में नहीं आया है, और तब भी कोई दिक्कत हो तो क्लास के अंदर मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? ओके।